हेलो स्टूडेंट्स, दिवाली हो गई, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, सब कुछ हो गया। फिर मुद्दा वही हमारा कि भाई पढ़ना तो पड़ेगा आपको और हमें पढ़ाना पड़ेगा। तो बच्चों, इससे पहले जो हमने क्लास 10 की वीडियो अपलोड की थी उसमें आपको लिखा था कि WAC प्री बोर्ड सोल्यूशन एंड हिंट्स तो पार्ट 1 कराया था, यानी 1 से 10 तक के क्वेश्चन कराए थे पार्ट 1 में। तो ये WAC क्या है, जो एयरफोर्स स्कूल्स के स्टूडेंट्स हैं वो तो समझते हैं इस बात को, जो बाहर वाले हैं वो इस चीज़ को नहीं समझते होंगे। तो वेस्टर्न एयर कमांड, तो उसके बारे में डिटेल में जानने से हमें कोई फ़ायदा नहीं। अगर किसी को जानना है तो एयरफोर्स स्कूल्स के बारे में जानिए, क्योंकि मैं वहाँ का एक टीचर हूँ और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया किया उसके बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको 10 से आगे की क्वेश्चन कराऊंगा। कुछ क्वेश्चन नंबर 10 तक कराए हैं उस वीडियो में। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 MCQ। तो ये भी प्री बोर्ड जैसा होता है, उससे थोड़ा सा अपग्रेड होता है ये। अदरवाइज जो इसको करता है, कुछ भी कुछ क्वेश्चन बोर्ड में भी उसको इससे रिलेटेड मिल जाते हैं। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, क्या क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल formed by the lines क्या कह रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आंसर में इसने दे रखा है कि A 4 स्क्वायर यूनिट, बी दे रखा है कि 8 स्क्वायर यूनिट, सी में दे रखा है 16 एंड 32। फिर आगे 16 यूनिट लिख लिया हमने और डी में 32 यूनिट। यूनिट एरिया है तो स्क्वायर यूनिट होगी, ठीक है। क्लास 10 के स्टूडेंट को ये बात समझनी चाहिए कि एरिया मेंशन है तो इसके आगे स्क्वायर यूनिट होगी। वॉल्यूम अगर मेंशन होता तो क्यूबिक यूनिट होता। तो ये हमसे क्या कह रहा था, एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस लाइन से पहले एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमने ये लिख लिया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। एक टेबल बना ली। टेबल में बच्चों हमेशा 3 पॉइंट जरूर मार्क करो, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 डाला तो y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 0 डाल दिया, अगर यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब वैसे तो हमारा काम इतने से ही चल जाएगा, लेकिन मान लो कि x की वैल्यू मैंने 2 डाल दी तो 2 यहाँ पर पुट किया, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2, तो 2 आ जाएगा। ओके, अब आप देखो कि इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं तो इस तरीके से ये ग्राफ आए। इस लाइन से 0 और 4 सपोज कर लो कि यहाँ पर आ गया, 0 और 4 और 0, तो 4 और 0 जितनी ये 1 2 3 इस तरीके से ग्राफ में आप प्लॉट करेंगे। तो MCQ में हमें थोड़ी जल्दी भी रहती है, इसको ज्वाइन कर लिया इस तरीके से, ठीक है। फिर हमें क्या कह रहा है, ये हमसे कह रहा है कि ट्रायंगल ये बना x एक्सिस एंड वाई एक्सिस, x एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ में। तो देखो यही एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, क्योंकि ये दोनों लाइनें x एक्सिस और y एक्सिस परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे को, परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करती हैं ना, बाइसेक्ट नहीं करती हैं। बाइसेक्ट अगर करती ना तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं होता, स्क्वायर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता। तो अब आप एक बात देखो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये इसका बेस हो गया, ये इसकी हाइट हो गई। ट्रायंगल की एरिया क्या होती है, हाफ बी है। तो बेस भी यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 4, हाइट कितनी हो गई 4, तो 4 4 जब 16 का आधा किया तो 8 आएगा। तो इसमें ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों
देखो जो भी एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगता है, तो उस टाइम को सेव करने के लिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये जल्दी से जल्दी और करेक्ट आंसर इसका कैसे आए। मतलब जैसे मैंने आपको पूरा आंसर इसका बताया करके, तो करने का मेरा मकसद क्या था कि भाई मैं टीचर हूँ, मुझे एक्सप्लेन करना है, बताना है, ठीक है ना, इसलिए वो मैंने बताया आपको। आपको कोशिश एफर्ट ये करना है कि किसी तरीके से शॉर्ट वे में ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है। तो शॉर्ट वे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो आपको करनी चाहिए। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। द पॉइंट which divides the line segment joining the points 2 and -2, -14 and 6 in the ratio 3:5 internally lies in a quadrant, lies in quadrant, क्वाड का मतलब क्वाड्रेंट। फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, सी थर्ड, डी में फोर्थ। मतलब ये पूछ रहा है कि किस क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा। द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 and -2, -14 and 6 इन द रेशियो 3:5 इंटरनली लाइज इन द क्वाड्रेंट। यानी किस क्वाड्रेंट में ये, अगर जैसे सपोज करो कि ये है, तो ये लाइन कुछ ऐसी बन गई, मान लिया एक तरह, तो ये कह रहा 3:5, 3:5 ये लाइन है, यहाँ से यहाँ तक मान ली, सपोज कर लो। तो ये किस क्वाड्रेंट में लाइन लाई करेगा। तो देखो 2 and -2, तो अगर मैं इसको प्लॉट करता हूँ तो प्लॉट करने में क्या होगा, पहली बात तो एक देखो, एक तो ये दे रखा 2 -2, एक दे रखा -14 और 6, 2 and -2, 2 and -2, 2 and -2 इसमें आया, और फिर कह रहा -14 and 6, -14 और 6 तो इस क्वाड्रेंट में आया। तो ये इसको इस तरीके से ये जा रहा है। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि 3:5, मतलब 3:5 मतलब ये वाला पार्ट छोटा होगा, ये वाला पार्ट बड़ा होगा। अगर ये वाला पार्ट बड़ा होगा तो इसका मतलब हो सकता है कि इसको इस क्वाड्रेंट में लाई करे, ऐसी मतलब पॉसिबिलिटी है। अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो आप ये ट्रिक लगा सकते हैं, अदरवाइज आप क्या, अभी अगर ये ट्रिक के अकॉर्डिंग मैं देखूं तो क्या है कि ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। लेट अस चेक दैट ऑप्शन इज करेक्ट और नॉट। ये कह रहा है कि 3:5, तो मैंने आपको बताया फार्मूला, जो इस चैप्टर की पूरी वीडियो अपलोड कर रखी है, कि mx2 + nx1 डिवाइडेड बाई m + n, ठीक है ना। तो और y = क्या है मेरा, y = m/2 + n/1 डिवाइडेड बाई m + n। इंटरनली और एक्सटर्नली में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर माइनस हो जाता है एक्सटर्नली में, लेकिन दैट इज नॉट इन अवर सिलेबस, हमारे सिलेबस में ये नहीं है। तो m = मुझे क्या दे रखा है 3, x2 की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है -14, ठीक है, प्लस n की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, और x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 दे रखी है। ये 3 + 5 कितना हो गया 8 हो गया, -42, 14×3 = 42 प्लस का 10, 8 आ गया, ठीक है ना। अब इसको मैं सिंप्लीफाई अगर करता हूँ तो -32/8, 8 × 32 -4। अब -4 इसका मतलब क्या है कि -4 या तो इधर आएगा, तो या तो इसमें जाएगा या फिर इसमें जाएगा। ये लाइन ही इसमें आ रही है, लाइन इसमें आ रही है ना, तो इसका मतलब हम ठीक चल रहे हैं। अब और आगे अगर चेक करना है तो क्या है कि इसमें अगर हम वैल्यू पुट करके देखें तो m की वैल्यू हमारी कितनी है कि 3, और y2 की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, y2 वैल्यू = 6, प्लस n की वैल्यू कितनी है 5, और y1 की वैल्यू -2, ठीक है।
और नीचे फिर 8 आ गया। 6 3 जाए 18 और माइनस का 10 डिवाइडेड बाई 8, तो 8/8 क्या आ गया, 1 आ गया भाई। 18 माइनस 10 तो 80 हुआ। तो अब इसका मतलब -4 प्लस का 1 इस क्वाड्रेंट में आ रहा। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो गया, 13th हो गया। लेट अस सी मोर क्वेश्चन ऑफ द सेम पेपर। तो क्वेश्चन पर बच्चों हमने क्या करना है कि भाई थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल भी लगा लेते हैं कि ऐसी पॉसिबिलिटीज है, ये हो सकता है इसका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 देखा कि द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल and its altitude is A दे रखा मुझे 2:1, B दे रखा 1:2, C दे रखा 2:3 और D दे रखा √3/2। ठीक है, ये बात हमें गिवन है। तो भाई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ये बनाया, अल्टीट्यूड इसका ये बनाया। जब ये चैप्टर हमने कराया तो आपको कई बार बताया कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो अल्टीट्यूड होता है वो इस साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, कॉन्ग्रुएंट करके दिखाया। ये साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री का ये कॉमन है, तो ये साइड इस साइड के इक्वल आ गई। इस साइड को अगर A मान लिया तो ये A/2 आ गया। ये साइड कितनी हो जाएगी भाई, ये साइड निकालने के लिए मान लो कि ये हमारा क्या है कि ABCD पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। तो हमारा क्या बन गया कि A² - A²/4 = AD²। क्या बन जाएगा, 4A² में से एक A² गया तो 3A²/4 = AD²। AD क्या आ जाएगा मेरा, A का तो स्क्वायर, A² का स्क्वायर रूट A हो गया, √3/2 आ गया। तो AD बराबर क्या आ गया, A√3 और डिवाइडेड बाई 2। और मुझे किसका रेशियो निकलवा रहा है, लेंथ ऑफ द साइड कितनी है A, अल्टीट्यूड कितना है A√3/2। इससे से ये कैंसिल हो गया, 2:3 आ गया। तो ऑप्शन कौन सा है, ये 2:3, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेम पेपर और द वीडियो एंड कॉपी। तो बच्चों क्वेश्चन बहुत बड़े नहीं है, लेकिन क्या है कि भाई देखो अगर प्रॉपरली करोगे तो लेंथी हैं, अदरवाइज आप इनको क्या है कि माइंड में कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेट हो सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन बहुत छोटे होते हैं और कुछ क्वेश्चन काफ़ी लेंथी होते हैं, तो दोनों का एवरेज टाइम निकाला जाता है, उस हिसाब से ये पेपर बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखा, क्या कह रहा है, इफ cosec थीटा माइनस cot थीटा इज cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू k, देन द वैल्यू ऑफ cosec थीटा प्लस cot थीटा, ए हमारा क्या है k+1, बी है k-1 और सी है 1/k और डी है। देखो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन होता है वो अगर प्रॉपर वे में किया जाए तो जिसको मैथ आता है, जिसको ट्रिग्नोमेट्री आती है, बहुत इंटरेस्टेड लगता है। अदरवाइज क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत मुश्किल लगता है, तो आपको फार्मूले पर बहुत कंसंट्रेशन चाहिए, ऐसा हमेशा कहा जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए शुरुआत में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी चाहिए। अगर ऐसा है कर गए आप तो मैथ बहुत अच्छा लगेगा, अदरवाइज मैथ बहुत मुश्किल लगेगा। तो हमने यहाँ पे देखा cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू k दे रखा,
अब आप सोचो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की कैसे वैल्यू निकलेगी, क्योंकि क्लास 10th में तो ट्रायंगल बनाना सिखाया। तो ये भी तो सिखाया कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फार्मूला बताया ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसके फैक्टर कर दो, तो इसके क्या फैक्टर आ जाएंगे, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और दूसरा कॉसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब आपको दिखने लगा होगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी, इसकी के वैल्यू है तो वो नीचे आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अदरवाइज आप घूमते रहोगे कि ट्रायंगल बना करके कैसे तरीके से हम इसकी वैल्यू निकालें, कहाँ से वैल्यू निकालें, कैसे आएगा। तो ये क्वेश्चन था। आगे पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल if the area of a sector of a circle is 5/18 of the area of the circle, then the central angle of the sector, then the central angle of sector क्या क्या दे रखा है, ए 100 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 75 डिग्री, डी 60 डिग्री। तो ये चैप्टर बच्चों हमने पूरा कर रखा है, अपलोड किया हुआ है हमने पूरा चैप्टर, इसको बहुत डिटेल में बताया है, हर एक क्वेश्चन कराया है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराया है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन, क्या कह रहे थे, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल। सेक्टर क्या होता है ये बात हम जानते हैं, ये सेक्टर है, ये एंगल थीटा जो कि हमें फाइंड आउट करना है। सॉरी, एरिया ऑफ द सर्कल, द एरिया ऑफ द सेक्टर, यानी इस सेक्टर का एरिया कितना है, 5/18। तो ए ओ बी, मैंने लिखा है एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी इज इक्वल टू, क्या कह रहा है, 5/18 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। तो 5/18 में इधर वाला लिख लेता हूँ, और सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। देखो बहुत जल्दी पाई आर स्क्वायर से ये पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, थीटा की वैल्यू निकाल ली मैंने, 18 टू जा और 20 से 5 को क्रॉस किया तो 100 डिग्री इसकी वैल्यू आ गई। 100 डिग्री ऑप्शन है इसमें गिवन है, ठीक है ना। तो एक तरीके से ये हो जाएगा। लेट अस सी द मोर क्वेश्चन ऑफ द सेम पेपर। तो बच्चों क्वेश्चन जो है ना, जो दे रखा होगा, जो भी पेपर में दे रखा होगा, आप उसको अच्छे से रीड पहले करिए, बहुत जल्दी में नहीं रहिए। अगर बहुत जल्दी में रहेंगे, ऑप्शन एक बार नहीं आया तो मैथमेटिक्स का नियम है कि जो क्वेश्चन आपने एक बार किया गलत कर दिया, वो वही मिस्टेक वहाँ उसमें बार बार उस टाइम पर करेंगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 16 कि द एस किंग एंड क्वीन, king and queen of diamonds are removed from a pack of 52 playing cards, of 52 playing cards. The cards are reshuffled. The cards are reshuffled and a card is drawn. And a card is drawn. The probability of getting
और फेस कार्ड। ए ऑप्शन दे रखा है इसमें कि 9/49, बी ऑप्शन दे रखा है कि 10/49, सी ऑप्शन दे रखा है 11/49, डी ऑप्शन दे रखा है 12/49। ये मुझे गिवन था। द एस, किंग एंड क्वीन ऑफ ए डायमंड आर रिमूव फ्रॉम ए पैक। तीनों देखो, एस, किंग एंड द क्वीन, तो ये तीन दे रखे। तो ये दो तो फेस कार्ड है और डायमंड्स आर रिमूव फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड। तो मतलब ये दो रिमूव कर दिए गए डायमंड के, तो हमारे उसमें कार्ड कितने रह गए? 52 रहे। 50 मतलब 50 हमारे कार्ड रह गए, 52 में से 3 गए तो 49। उसमें से जो फेस कार्ड हमारे पूरे पैक में कितने होते हैं? 12। उसमें से कितने फेस कार्ड रिमूव कर दिए गए? 2। तो फेस कार्ड कितने रह गए? अब 10 रह गए। आर रिमूव फ्रॉम द प्लेइंग कार्ड्स, द कार्ड्स आर रीशफल्ड एंड द कार्ड। अब जो बाकी बचे हुए कार्ड को इसने रीशफल्ड कर दिया। रीशफल्ड करने के बाद क्या कह रहा है कि एक फेस कार्ड निकाला गया। तो फेस कार्ड मैंने बता दिया आपको कितने बचे, उसमें 10 बचे। तो 10/49 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? और देखते हैं क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स is 4:9. The ratio of their corresponding medians. The ratio of their corresponding medians. क्या कह रहा है? क्या क्या दे रखा है इसने आंसर? 16:81, बी में दे रखा है 4:9, सी में 2:3, डी में 81:16। बच्चों देखो, ये कह रहा है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द 2 सिमिलर ट्रायंगल्स। तो ये थ्योरम मैंने प्रूव कराई है, हालांकि ये डिलीटेड पार्ट में है। और ये थ्योरम के साथ में जो हमने एरिया थ्योरम कहते हैं इसको, उस थ्योरम को प्रूव कराया। ठीक है, तो लेकिन वो डिलीटेड है, आफ्टर दैट मैंने उसको कराया, लेकिन उसकी एप्लीकेशन हमारी एक्सरसाइज में है, एक्सरसाइज 6.4 में। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन आया था उस एक्सरसाइज में कि मीडियन के साथ में अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनका क्या रहेगा। तो बच्चों, जो हमारा रेशियो साइड्स के साथ में होता है वही मीडियंस के साथ में भी हुआ करता है। तो ये कह रहा है द रेशियो ऑफ द 2 सिमिलर ट्रायंगल्स। मान लो ट्रायंगल T1 ये मान लिया और T2 ये मान लिया, ये दोनों सिमिलर हैं। इनका रेशियो इसने क्या दे रखा? 4:9। ठीक है, तो अब ये हमसे कह रहा है कि अगर T1 सिमिलर है T2 के और इनकी एरिया का रेशियो जो है वो 4:9 है, तो मीडियन के साथ में क्या होता है कि जैसे इसका करेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स के रेशियो के बराबर होता है, वैसे ही मीडियन के स्क्वायर्स के साइड्स के रेशियो के इक्वल होता है। मतलब मीडियन का स्क्वायर, एक ट्रायंगल ये है हमारे पास और एक ट्रायंगल ये है, ये दोनों सिमिलर हैं। ये मीडियन हो गया, मीडियन अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पर मिलता है, उसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। मुझे तो मान लो कि ये मीडियन M1 मान लिया, ये M2 मान लिया, तो M1 का स्क्वायर और M2 का स्क्वायर। ठीक है, ये साइड्स के नाम मैंने डाल दिए, ये साइड्स लिखी हुई हैं। ओके, तो अब T1/T2 ये 4/9, तो इनका स्क्वायर हटाओगे तो क्या आ जाएगा? 2:3 आ जाएगा। तो 2:3 ये इसमें दे रखा है, ये ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो ये उससे रिलेटेड था। कम टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 18।
18 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4। If 5 tan theta is equal to 4, then 5 sin theta minus 3 cos theta is equal to 5 sin theta plus 3 cos theta is क्या दे रखा है 1/7, b 2/7, c 0 एंड d 3/7। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, भाई क्या होता है कि मैंने आपको बताया है जब ये चैप्टर पढ़ाया इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री कि ये आगे वाला इसके नीचे आ जाता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/5। अब देखो वैसे क्या है कि tan थीटा हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपान में बेस, तो ये परपेंडिकुलर ये बेस, अगर ये थीटा हो गया तो ये 5 आ गया, ठीक है ना। लेकिन अब ट्रायंगल बनाया, अब ये साइड निकालूं, फिर साइड निकाल करके साइन थीटा निकालूं, कॉस थीटा निकालूं, रूट में आएगा, वैल्यू पुट करूंगा, बहुत देर लगेगी। उससे अच्छा क्या हो सकता है कि अगर मैं इस हर एक टर्म को कॉस थीटा से डिवाइड कर दूं, तो यहाँ पे देखो 5 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये 5 tan थीटा हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, 5 tan थीटा हो जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा। फिर से सुन लो कि हर एक टर्म को मैंने किससे डिवाइड कर दिया कॉस थीटा से। क्यों डिवाइड किया? क्योंकि मुझे tan थीटा की वैल्यू मालूम है। अब tan थीटा की इसमें वैल्यू आप पुट कर दो, वर्बली आंसर आ जाएगा। भाई tan थीटा कितनी है 4/5, माइनस का 3, 5 इंटू 4/5 प्लस का 3, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया, 4 माइनस 3 1 और 7। आंसर क्या हो गया मेरा? ये वाला आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये शॉर्ट में एक ट्रिक जैसा मान लो, ठीक है, ये एक ट्रिक जैसा है। अब देखिए आप, तो एक और रब कर लेते हैं तभी क्वेश्चन और कराते हैं आपको। देखो दिवाली अभी खत्म नहीं हुई, इसलिए पटाखों की आवाज बराबर आएगी, इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। और इतने इंटीरियर इलाके में मैं रहता नहीं हूँ जहाँ दिवाली एक ही दिन खत्म हो जाए, तो यहाँ तो चलती रहेगी। क्या कह रहा है? द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, if the zeros of the quadratic polynomial ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसने लिखा c इज नॉट इक्वल टू 0 और इक्वल दैट। ये ऑप्शन में कह रहा है कि c एंड a have the opposite sign, a have opposite sign, ठीक है। बी ऑप्शन में कह रहा है c एंड b have opposite sign, सी ऑप्शन में कह रहा है c एंड a have the same sign, और डी ऑप्शन में क्या कह रहा है सी एंड बी हैव सेम साइन। तो इससे पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन कराया था मैं इस टाइप का, ठीक है, जिसमें ये दोनों पॉजिटिव दे रखे थे। तो वो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अगर वो क्वेश्चन आपने कर रखा होगा तो इसका आंसर वर्बली आ जाएगा। अदरवाइज क्या है कि ए बी सी की कहीं वैल्यू तो दे नहीं रखी, सी इज नॉट इक्वल टू 0, सिर्फ यही दे रखा मुझे, है ना। तो ये बात जो है आपको समझनी पड़ेगी। भाई देखो क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं कि ax का स्क्वायर माइनस bx प्लस का c, एक तो ऐसा हो सकता है। ax का स्क्वायर माइनस bx माइनस c हो सकता है। ax का स्क्वायर प्लस bx माइनस c हो सकता है। ax का स्क्वायर, दोनों माइनस हो गए, ये माइनस, चलो ये इतना ही मान लिया, ठीक है, क्योंकि माइनस अगर आ गए तो हम कॉमन ले लेंगे उसको। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें कि ये प्लस में ये माइनस में, इसका मतलब ये दोनों माइनस के होंगे।
ये माइनस का, ये भी माइनस का, इसका मतलब बड़ा वाला माइनस का होगा, छोटा वाला प्लस का होगा, ठीक है ना। यहाँ माइनस दे रखा है, ये दोनों प्लस के दे रखे हैं, तो इसमें मतलब ये बी ऐसे दो पार्ट में ब्रेकअप होगा जिसमें बी एक बड़ा होगा वो पॉजिटिव का होगा, छोटा वाला नेगेटिव का होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये सी आया ना, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं देखूं इन सबसे वैल्यू निकालूं, एक और तो लिखा ही नहीं जो ये लिखा हुआ है, ओके। तो ये 4 ऑप्शन होगा। अगर इन दोनों का साइन सेम है, सी अगर 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, तो इस कंडीशन को फॉलो करेगा, नहीं तो ये नहीं फॉलो करेगा। तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा कि ये ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, ओके। क्या कह रहा है, द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल देन। अब थोड़ा सा ध्यान दें, क्या लिखा हुआ है कि x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 4, a माइनस 2 का होल स्क्वायर है, इसका साइन इसका साइन सेम है ना, कोई सा भी ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 9, ठीक है, इस टाइप का होगा, ओके। अगर मैं इसमें से माइनस बाहर निकालता हूँ तो ये और ये माइनस का हो जाएगा, दोनों फिर सेम साइन के आ गए, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये बच्चों था कि क्वेश्चन नंबर 19। ऐसे ही छोटे छोटे से क्वेश्चन एक और इस वाले सेक्शन में क्वेश्चन दे रखा है, तो बहुत आसान सा है वो, इसलिए चलिए करा देते हैं हम उसको भी, और फिर जो बताएंगे वो भी देखते हैं क्या बताएंगे। कह रहा है इफ a इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर है 20, इफ a इज इक्वल टू 2 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 3, b इज इक्वल टू दे रखा है 2 3 5, c बराबर दे रखा है 3 की पावर n इंटू 5, एंड एलसीएम ए बी सी, मतलब तीनों का एलसीएम, चाहे ब्रैकेट लगाए या नहीं लगाए, क्या दे रखा है 2 की 3 इंटू 3 की 3 इंटू 5, देन n बराबर क्या होगा, 1 2 3 4 दे रखा है, 1 b2 c3 d4, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो 3 की पावर 3 और 3 की पावर n इज इक्वल टू 3 की पावर 3, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया, तो ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है ना। तो ये पहले वाला सेक्शन था इस वाले पेपर का, और इसके बाद बी और सी दो सेक्शन और है, तो इस वीडियो में मैं इतना ही कराऊंगा। इससे आगे जो हमारा पार्ट जो सेक्शन सेकेंड है उसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बच्चों मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूँ जिसका कि पूरा डिटेल्ड में नोटिफिकेशन में दे रखा है, और आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू।